और अर्थक्वेक के बारे में डिजास्टर एज ए होल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जिन जिन बातों की जरूरत है उनमें से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया, इससे ये बात साफ है कि अर्थक्वेक जो है वो तो हमारी धरती के साथ इनबिल्ट है, या दूसरी बात हम कहें तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है अर्थ का, तो वो इसके साथ है, वो इसके साथ रहेगा, वो हमेशा इसके साथ है। और दूसरी जो खास बात ये है कि हम उस भारत के उस 28% एरिया में है जो जोन 4 और जोन 5 में है, बाकी 70% थोड़ा कम सेंसिटिव एरिया है। लेकिन हमने लातूर और जबलपुर भी देखा है जो इस जोन 2 और 3 में है, और काफ़ी डैमेजेस हुआ है जोन 2 3 में। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम अभी तक जो रिसेंट आए हैं 1990 से 2006 के बीच भारत में जो भूकंप आए हैं, 6-7 स्ट्रॉन्ग भूकंप आए हैं, उनमें करीब 23,000 लोग मरे हैं। और हमारे यहाँ उनमें से कम इंटेंसिटी का है, लेकिन काफ़ी लोग कैजुअलिटीज काफ़ी हुई और लॉसेज काफ़ी हुई। तो ये हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक बहुत सोचने का मुद्दा है कि 6 के भूकंप में, 6.5 में, 6.4 में इतने लॉसेज क्यों हो रहे हैं। तो और इसके अलावा कांगड़ा जैसा भूकंप हमारे बगल में आ चुका है, जो उसको सामने भी बताया 8.7, जो बहुत ही भयंकर होता है, और उसमें शायद यहीं नहीं दिल्ली तक भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम यहाँ अकेले नहीं है इस एरिया में, अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आएगा तो वो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के लिए उतना ही जबरदस्त होने वाला है। और यहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी वहाँ है, और उस बहुत लंबी पॉपुलेशन पर इसका बहुत असर होने वाला है। तो ये हमारी सेंसिटिविटी है, इसके लिए हमें इस सब के लिए बहुत तैयार होने की जरूरत है। इसी के कंपैरिजन में हमने केदारनाथ देखा, जो वो भी एक भूकंप जैसा ही इवेंट था, क्योंकि 7 मिनट का इवेंट था। चोराबाड़ी से लेके और गौरीकुंड तक जो 16 किलोमीटर का एरिया है, वो उतना मलबा 7 मिनट में ट्रेवल हो गया, 6 या 7 मिनट में। लेकिन उसमें हमने एक अच्छा बात ये देखा कि गौरीकुंड तक जो कैजुअलिटी हुई, जो 4,560 करीब लोग मरे हैं या लापता हुए हैं, सोनप्रयाग के बाद नहीं। गौरीकुंड के बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज आता है, टाउन आता है, या वो स्टैंड है, वो सोनप्रयाग है। तो सोनप्रयाग के बाद नहीं हुई, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ टाइम नहीं था, शायद वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में नहीं मिले, वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में ना मिले। होने के बावजूद हमें उसके बाद ही काफ़ी कैजुअलिटी सेव हुई। और जो ये नहीं कि वो अपने आप सेव हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल पुलिस ने जो काम किया उससे वो सेव हुई। तो ये थोड़ा अंतर है कि अर्थक्वेक के साथ हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम का बड़ा इशू है, जो बहुत एक मुश्किल इशू है, तो उसको हमको समझना चाहिए। इसके अलावा अभी तक हम इसको जो लॉसेस को समझते हैं ज़्यादातर लाइफ से समझते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, शायद प्रॉपर्टी का लॉस और जो इकोनॉमिक लॉस है वो प्रिवेल करेगा। हमारे बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमने IMD का सिस्टम देख लिया, और अर्थक्वेक के लिए शायद और अच्छा सिस्टम आ जाए तो हम लाइफ बचा पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज को हम फिर भी नहीं बचा पाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे, और वो हमको सबको हिला देगा। तो प्रॉपर्टीज के लॉसेज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी एक हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है कि लाइफ के अलावा अर्ली वार्निंग से, दूसरे अपनी जागरूकता बढ़ाने से, हम लोगों की जागरूकता बढ़ाने से उसको कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस शायद फिर भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशन प्रिपेयर्डनेस की जरूरत हमें है कि वो लॉसेस को, लाइफ के लॉसेस के साथ साथ प्रॉपर्टी के लॉस को कैसे, क्योंकि जो बच गया और उसका जिंदगी भर का कमाई और एसेट चला गया, तो वो भी मरने के बराबर ही हो जाता है, उसको वो फिर जिंदगी भर रिट्रीव कर नहीं पाता है। और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट अब जुड़ गया, जो प्रॉपर्टी लॉस होगा उसके साथ ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा। तो वो सारी बातें कि हमें वो रिस्क ट्रांसफर कैसे होंगे, उसके बारे में हमने एज ए स्टेट अभी तक बहुत कुछ सोचा नहीं है कि जो क्या बड़ा इन्वेस्टर या इन्वेस्ट कर देगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कर्जदार में एक प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जो ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो क्या हम इस कंडीशन में आ सकते हैं कि बड़ा सेफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकें, और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, हमारे अपने घर का रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, जो होटल लॉजेस बना रहे हैं उनका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा,
ये भी एक बड़ा इशू है जो सरकार को और हमारे एजेंसीज को सोचने की जरूरत है। इस साल अभी तक 19-20 झटके आ गए, 19-20 आ गए, तो वो एक इश्यू हो सकता है। इस वर्कशॉप में हम प्रोफेसर साहिबान से भी जानकारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये बात भी आएगी कि इनका क्या मतलब है हमारे लिए, और आगे हम जो कि रोज साइंटिफिक कम्युनिटी हमें बता रही है, अखबार में छपता है कि वो जो 19-20 भूकंप आ रहे हैं या जो ये ट्रेंड हमारे यहाँ चल रहा है, आगे फ्यूचर में हमारे पास कब एक बड़े झटके का उम्मीद है, और अगर वो जल्दी है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करने की हमको जरूरत है। एक इश्यू अर्ली वार्निंग का है कि वो अर्ली वार्निंग अगर हमें, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि बड़ा कठिन काम है, अभी तक उसका कुछ पूरे वर्ल्ड में ही सॉलिड अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक की है नहीं, और मैक्सिमम बोलते हैं 1 या 1.5 मिनट के लिए आपको अर्ली वार्निंग मिल सकता है। तो अगर ऐसा है कि आने वाले 5-10 साल में अगर हम ऐसे एक वार्निंग निकाल सकते हैं जो 1 या 1.5 मिनट के लिए होगी, तो फिर उसके लिए हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, 1 या 1.5 मिनट की वार्निंग को हम कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करें, और उसको कैसे 1-1.5 मिनट में कैसे मैक्सिमम लाइफ सेव कर लें, या मैक्सिमम चीज जो सेव कर सकते हैं वो कर लें, उसके लिए भी हमें तैयार होने की जरूरत है कि वो 1-1.5 मिनट के लिए हम कैसे कर सकते हैं। और जापान का एग्जाम्पल हमारे पास है, क्योंकि वहाँ पे सारा ऑटोमाइज है, मेट्रो अपने आप रुक जाएगी, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तब भी आपको एक अलार्म आ जाएगा। तो उस तरह का सिस्टम, चाहे वो मोबाइल फोन को हमको अपग्रेड करना पड़े और किसी चीज में करना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर वो छोटी वार्निंग हमको मिल भी जाती है तो उसके बाद हम क्या करें, वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी, वो हमको एज गवर्नमेंट एजेंसीज या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को भी उसमें, या वॉलंटरी सेक्टर जो इसमें काम कर रहे हैं उनको देखने की जरूरत है कि वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी। जो सारा इशू है इसमें अर्थक्वेक में, वो शायद पहले सूचना अर्ली वार्निंग हमारे अभी तक के जो भी रिसर्च है उससे हमारे काम की शायद नहीं होगी। तो फिर नेक्स्ट पार्ट ही हमारे काम बचता है वो प्रिपेयरनेस का है कि हम रोज रोज कैसी तैयारी करें कि अर्थक्वेक को रोकने के लिए कुछ कर सकें। और प्रिपेयरनेस के भी कई सारे खाने हैं जो सरकार को, जनता को, नागरिक को, गवर्नमेंट सेक्टर को, हर एक सेक्टर को, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को देखने। पहला खाना आता है रेगुलेटरी, जो कानून है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के कानून हो, बिल्डिंग बायलॉज हो, वो हमने ठीक रखा है कि नहीं, इवन नेशनल कोड के बराबर पे हमारा स्टेट में है कि नहीं, ये हमको देखने की जरूरत है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम तो मेन सेंटर थ्रस्ट हैं, उस लाइन में बैठे हैं जो ऑलरेडी हिली हुई है या उसके नीचे उबल रहा है धरती। तो एमपीटी और एमसीटी के एरिया में हमारे अलग गाइडलाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे भटवाड़ी का इलाका हम सब जानते हैं 11-12 किलोमीटर रहता है, आप ट्रेवल करते रहेंगे तो गाड़ी आपकी कूदती रहेगी, पत्थर आपको हमेशा निकलते हुए दिखाई देते रहेंगे, हिलता डुलता धरती है वहाँ, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। जब जैसे भटवाड़ी टाउन एंटर करते हैं और लोहारी नाग करीब आप जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि इधर कुछ हिल रहा है, कुछ हिल रहा है, कुछ हिल रहा है, वो आपको सड़क में चलते हुए लग जाएगा। तो उन जगहों के लिए बिल्कुल हमारा दोनों तरफ, एक तरफ एमपीटी है शायद, एक तरफ एमसीटी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ अलग गाइडलाइन और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी हमको उत्तराखंड में सोचने की जरूरत है। चाहे वो स्ट्रक्चरल चीजें बनाने की हो, चाहे और सड़क बनाने की हो, रास्ता बनाने की हो, और चीज की हो, क्योंकि वो सड़क भी लॉस होगी तो बन रही है। इसके अलावा नॉन स्ट्रक्चरल के लिए क्या हम कोई रेगुलेशन ला सकते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल क्या है कि हम जो मॉल है वो अपनी रैक कैसे बनाए, रेस्टोरेंट में कैसा वो सामान ऊपर लटका न रहे, उसके लिए भी हम कुछ गाइडलाइन ला सकते हैं। घरों का तो हमको ध्यान रखना ही चाहिए कि भारी सामान ऊपर लटका है, उसका भी आपने फिल्म देखा कि भारी सामान ऊपर रखा है तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट में पता चला एक कैजुअलिटी हो गई, ऊपर से गिर गया सिर में, आप नीचे आ गए। तो नॉन स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उसके लिए हम कुछ रेगुलेशन ला सकते हैं क्या, मॉल्स के लिए, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, होटल्स के लिए, अपने घर के लिए। तो वो भी हमको सोचने की जरूरत है, जिसमें शायद अभी तक नेशनल लेवल पे भी सोचा नहीं गया। स्ट्रक्चरल के लिए बहुत सारी गाइडलाइन है, हमारे पास बहुत सारे कानून आ गए, बायलॉज आ गए, जिनको खाली हमें अडॉप्ट करना होगा। लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल के शायद हमें नया तरह से सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे गाइडलाइंस में, रेगुलेशन में, कानून में लाए, जिसको हम सरकारों के अपने लेजिस्लेशन के थ्रू या और किसी
माध्यम से इसको लागू कर सकें। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट मैं ले रहा हूँ जितना स्ट्रक्चर है। उसके अलावा एक इशू जो आता है वो है बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का। जो भी हमारा सब जहाँ जहाँ है, जैसे हमारा MDDA है, हमने अभी स्टेट होल स्टेट अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया नहीं, पूरा हमने बनाया है, लेकिन वो अभी उतना फंक्शनल नहीं है, उसमें समय लगेगा और कई कारणों से उन ऐसे अथॉरिटीज का विरोध भी होता है। पर हमको अपने पूरे स्टेट में इस तरह के रेगुलेशंस की और उसके मॉनिटरिंग की कि वाकई वो बन रहा है कि नहीं। और उसमें दोनों चीजें हैं, ऐसे कानून को बनाने से पहले जनता की भागीदारी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपका विरोध करते हैं, ऐसे कानून का विरोध करते हैं क्योंकि उसमें 10 जगह परमिशन लेना पड़ता है। तो कैसे उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे, पब्लिक को उसमें कम से कम कठिनाई हो, जो कानून हमने बनाया है, जो प्रोसेस हम बना रहे हैं वो कठिनाई हो और वो खुद पार्टिसिपेट करे। ये वाला पार्ट जो है ऐसे कानूनी पार्ट में जरूरी है, तो वो उसको लागू करना और उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इसी का एक अगला पार्ट आता है रेट्रोफिटिंग का, कि कोई खास बिल्डिंग जो है जहाँ 200-400 बच्चे हमने जिस स्कूल में बिठाए, उसकी उम्र दराज हो गई है, स्कूल पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो और पुराना हॉस्पिटल है, जो लाइफ लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारा पुलिस थाना है, जहाँ पर भी 10-20-50 लोगों का ऐसा लोग रोज बैठते हैं, वो उसको रेट्रोफिट किया जाए। जहाँ पर आने जाने की संभावना, लोग ज़्यादा आते हैं, सर्विसेज लेने आते हैं, कलेक्ट्रेट है, तहसील है, तो जहाँ पर भी इस तरह के वो है वहाँ पर उनको रेट्रोफिट करने की भी जरूरत है। और वो भी सब विभागों को अपने बजट प्लान में इसे रखने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि वो रेट्रोफिटिंग के पार्ट को भी अपने बजट प्लान में रखें। एक जो बड़ा एरिया है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है, लोगों की जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, ये वर्कशॉप भी इसके लिए आयोजित है। तो वो हर लेवल पर जरूरी है और उसमें सभी लोगों का बहुत सारा रोल है। हमारे जो प्रोफेसर साहब ने जैसा प्रेजेंटेशन दिया वो ये बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर है। तो इसी तरह के टेम्पलेट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत है जो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये बात समझ में आ जाए जो हमने अभी देखी। तो उस तरह के स्टैंडर्ड टैबलेट्स हों, अच्छे टैबलेट हो, समझ में आने वाले हों, इंटरेस्टिंग हो, वो नई तरह से एक स्काई कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत जरूरी है, जो जिससे वो फिर बाकी चीज़ों को अपने आप लेगा, बिल्डिंग बायलर्स को भी लेगा, फिर करेगा, खुद ही करेगा। अगर कानून में नहीं होगा तो वो शायद खुद करे। और कुछ उस तरह के प्रमोशन करना, जैसे हम कुछ अनावश्यक बना देते हैं। पहाड़ों में आप जाएंगे तो 10 घर मकान है, कमरे वाले 10 घर बोलते हैं, 10 घर मकान है, 12 घर मकान है, रहने वाला एक है। तो वो चीज़ कि हम अपने जरूरत से ज़्यादा तो पहाड़ों में बनाने लायक नहीं है, अपनी जरूरत से ज़्यादा नहीं है। 2 आदमियों के लिए 10 घर मकान ठीक नहीं है पहाड़ में। तो वो उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्योंकि एक तो उस एसेट को बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं कि वो सुंदर दिखने के लिए। दूसरा, जो ट्रेडिशनल हमारा आर्किटेक्चर था, कोटी बनाल का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, जो आप शायद जानते होंगे, कोटी बनाल आर्किटेक्चर जो हमारे यहाँ है, वो हमारे यहाँ का ताजमहल है। और ताजमहल तो बहुत नया है, वो 1000 साल पुराना घर है और 4-5 बिल्डिंग माले का घर है और अभी तक खड़े हैं और वो अपना मड वुड टेक्नोलॉजी का घर है। तो उस तरह का जो घर है जो अपनी मिनिमम जरूरत के हिसाब से हो और पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से हो, तो वो उसको शायद हम प्रमोट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं इस रिलेशन में एक बात और कहना चाहूँगा, जो नई एटलस आई है BMPTC की, जो बिल्डिंग मटेरियल वाला काउंसिल है, उन्होंने उसमें एक बात कही है कि जो हमारा मड वाला टेक्नोलॉजी घर बनाने का है, वो उसके कारण हमारा डैमेज ज़्यादा होगा। तो ये भी हमें स्टेट सोचने की जरूरत है कि उसको कैसे प्रूव किया जाए कि हमारा टेक्नोलॉजी से भी सेम घर बन सकता है, जिससे कि हम रीजनल मटेरियल से अपने वातावरण के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपना घर बना सकें। इसके अलावा जो हम छोटे लोगों को छोटे स्कीम में घर दे रहे हैं, इंदिरा आवास योजना का मैं जिक्र करूँगा या दीनदयाल उपाध्याय योजना का यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा, जिनको हम एक रूम, एक टॉयलेट वाला, एक किचन वाला घर दे रहे हैं, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो आपके रेस्टोरेंट कैसे हो। अभी तक हमने शायद इसके लिए सोचा नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनको स्टेट दे रही है, तब वो उस घर में करते हैं, तो वो भी मॉनिटरी स्टेट का मसला है कि भाई वो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो छोटे पैसे में कैसे रेस्टोरेंट बिल्डिंग बने या यूनिट बने,
उस पर बहुत जरूरी है काम करने की जरूरत है। जो हमारी CBRI में या IIT में शेक बिल्डिंग टेस्ट होता है उस सबको करा के हम कैसे उसको प्रूव करें कि हाँ ये मिट्टी पत्थर वाला जो अपना बीड़ा बोलते हैं पतले पत्थर को, बेड़े से जो बिल्डिंग बनती है और मिट्टी से जो बिल्डिंग बनती है वो सेफ बिल्डिंग है। मेरे अंदाज से वो सेफ बिल्डिंग है क्योंकि मैं अपने घर को देखा हूँ जो पुराना घर है उसको 100 साल हो गए, तो वो सेफ बिल्डिंग है मेरी नज़र में। लेकिन हम उसको साइंटिफिक कैसे प्रूव करें, इस एटलस में कैसे एंटर होगा कि हमारा घर ठीक है, हमारा टेक्नोलॉजी ठीक है, उसी से हमारे मिस्त्री को भी काम मिलेगा और हमारे अपने मिट्टी और अपने पत्थर से हमारा घर बनेगा जो बहुत सुंदर भी होगा, टूरिज्म के लिहाज से भी, एथिकली भी और हर तरह से। तो इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है, इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक जो अगला इशू जो है वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थक्वेक के फील्ड में हो या डिजास्टर के और जो लैंडस्लाइड है और सारे फील्ड हैं, बहुत सारा काम हम अलग अलग कर रहे हैं। वाडिया भी हमारे पास है, यहाँ रुड़की IIT है, CBRI है, मैंने उत्तराखंड में कई सारे, इंडिया में और बहुत सारे हैं। मैं नाम गिरा के TST की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI है, एक विभाग है उसके अंदर 20 ऑर्गेनाइजेशन है और सब अपना अपना अलग अलग काम करते रहते हैं। तो इन कामों को भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, दोनों स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। ये शायद मैं कहूँगा नीड ऑफ द आवर है। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा साइंटिफिक काम हो रहा है, बहुत सारा नॉन साइंटिफिक काम हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो रहा है। अगर इसको पूलिंग किया जाए इस सारी नॉलेज को, तो बहुत सारी सॉल्यूशन, बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन शायद इसी से निकल जाए कि हम सब बातों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। तो मैं समझता हूँ इस वर्कशॉप का ये भी रिकमेंडेशन और ये भी जानकारी बढ़नी चाहिए कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हो रहा है और उसको कैसे पूरे करें उस नॉलेज को। तो ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में बड़ा ही जरूरी है। अब हम अपना डेटा, अपना रिसर्च लेकिन बैठने का टाइम नहीं है शायद साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए नॉलेज लेने का टाइम है और उसको करने की जरूरत है। और लास्ट में मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में MCDRR का जो हमारा एशिया रीजन है उसके लिए DRR का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो उसका भी एक बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन है दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से कि आगे हमको डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रिस्पॉन्स के बजाय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ जाना है। हम कैसे कम से कम करें अपने नुकसान को, तो उसके लिए विभागीय तौर पर अलग अलग विभागों को अलग अलग काम करने की जरूरत है। PWD को यह हर टाइम सोचने की जरूरत है कि मेरी सड़क हर साल ना टूटे, इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि जनता का बहुत सारा रुपया उसी में लगा है मेंटेनेंस और उसमें और हर साल टूटने में और एक साल जाने में। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 700 करोड़ का केवल रिलीफ बांटा है 2013 के आपदा में, 700 करोड़। तो अगर उसमें से हम 5-10% मिटिगेशन में लगा दे तो शायद उतने लॉसेस नहीं होते जितना कि 700 करोड़ हमको एक ही डिजास्टर में देना पड़ा। वो केवल रिलीफ बोल रहा हूँ मैं, रिकंस्ट्रक्शन अलग है। वो रिकंस्ट्रक्शन फिर 8,000 करोड़ के आसपास उसका अमाउंट या उससे ज़्यादा 10,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो हमने कर रहे हैं। वो हम रिपेयर कर रहे हैं केवल अपना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट का तो हम केवल उनको घर दे रहे हैं जो 2,500 लोग जिनका घर पूरी तरह टूट गया, रिपेयर वाला नहीं दिया, वो नहीं दिया, उनको हमने खाली रिलीफ दिया है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट डिजास्टर आने के बाद हम जो कर रहे हैं उसके पहले का पार्ट जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का पार्ट है, डिजास्टर को न्यूनीकरण का जो हिस्सा है, उस पर भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक एरिया ऐसा है जिसमें काम करने से हम आगे एक तो सेफ होंगे, जागरूक होंगे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो हम पैसा लगा रहे हैं आने वाले टाइम में, वो सेफ रहेगा और उत्तराखंड सेफ रहेगा। नहीं तो लोग ये सोचने लगे कि अब ये डिजास्टर एरिया है, यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ से भागना ठीक। तो पहले हम अपॉर्चुनिटी के लिए भागे, अब अपॉर्चुनिटी यहाँ आएगी तो हम डिजास्टर के लिए भागेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिजास्टर सेफ उत्तराखंड की हमें कोशिश करनी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि इसके लिए आप प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे सचिव साहब अमित नेगी साहब और श्री रविशंकर साहब जो अपर सचिव हैं वो आज हमारे बीच नहीं है, बाहर हैं। तो उनकी तरफ से मैं आप सबका, प्रोफेसर कमल का, प्रोफेसर शर्मा का, अपर सचिव साहब जो आए थे उनका, और बाकी जितने अधिकारीगण और एनके सिंह साहब आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। और अर्थक्वेक के बारे में और डिजास्टर एज ए होल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जिन जिन बातों की जरूरत है उनमें से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया, इससे ये बात साफ है कि अर्थक्वेक जो है वो तो हमारी धरती के साथ इनबिल्ट है, या दूसरी बात हम कहें तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है अर्थ का, वो इसके साथ है, वो इसके साथ रहेगा, वो हमेशा इसके साथ है। और दूसरी जो खास बात ये है कि हम उस भारत के उस 28% एरिया में हैं जो जोन 4 और जोन 5 में है, बाकी 70% थोड़ा कम सेंसिटिव एरिया है। लेकिन हमने लातूर और जबलपुर भी देखा है जो इस जोन 2 और 3 में है, और काफ़ी डैमेजेस हुए हैं जोन 2, 3 में। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम अभी तक जो रिसेंट आए हैं 1990 से 2006 के बीच भारत में जो भूकंप आए हैं, 6-7 स्ट्रॉन्ग भूकंप आए हैं, उनमें करीब 23,000 लोग मरे हैं। और हमारे यहाँ उनमें से कम इंटेंसिटी का आया, लेकिन काफ़ी लोग कैजुअलिटीज काफ़ी हुई और लॉसेस काफ़ी हुए। तो ये हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक बहुत सोचने का होता है कि 6 के भूकंप में या 6.5 में, 6.4 में इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो और इसके अलावा कांगड़ा जैसा भूकंप हमारे बगल में आ चुका है, जो प्रोफेसर साहब ने भी बताया 1.7, जो बहुत ही भयंकर होता है, और उसमें शायद यहीं नहीं दिल्ली तक भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम यहाँ अकेले नहीं है इस एरिया में। अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आएगा तो वो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के लिए भी उतना ही ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी वहाँ है, और उस बहुत लंबी पॉपुलेशन को इसका बहुत असर होने वाला है। तो ये हमारी सेंसिटिविटी है, इसके लिए हमें इस सब के लिए बहुत तैयार होने की जरूरत है। इसी के कंपैरिजन में हमने केदारनाथ देखा, जो वो भी एक भूकंप जैसा ही इवेंट था, क्योंकि 7 मिनट का इवेंट था। वो चोराबाड़ी से लेके और गौरीकुंड तक जो 16 किलोमीटर का एरिया है, वो उतना मलबा 7 मिनट में ट्रेवल हो गया था, 6 या 7 मिनट में। लेकिन उसमें हमने एक अच्छा बात ये देखा कि गौरीकुंड तक जो कैजुअलिटीज हुई, जो 4,560 करीब लोग मरे हैं या लापता हुए हैं, सोनप्रयाग के बाद नहीं हुई। गौरीकुंड के बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज आता है, टाउन आता है या वो स्टैंड है, वो सोनप्रयाग है। तो सोनप्रयाग के बाद नहीं हुई, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ टाइम मिला। शायद वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में नहीं मिले, वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में ना मिले। होने के बावजूद हमें उसके बाद ही काफ़ी कैजुअलिटी सेव हुई, और जो ये नहीं कि वो अपने आप सेव हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल पुलिस ने जो काम किया उससे वो सेव हुई। तो ये थोड़ा अंतर है कि अर्थक्वेक के साथ हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम का बड़ा इशू है, जो बहुत एक मुश्किल इशू है, तो उसको हमको समझना चाहिए। इसके अलावा अभी तक हम इसको जो लॉसेस को समझते हैं ज़्यादातर लाइफ से समझते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, शायद प्रॉपर्टी का लॉस और जो इकोनॉमिक लॉस है वो प्रिवेल करेगा। हमारे बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमने IMD का सिस्टम देख लिया, और अर्थक्वेक के लिए भी शायद और अच्छा सिस्टम आ जाए तो हम लाइफ बचा पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को हम फिर भी नहीं बचा पाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे, और वो हमको सबको हिला देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के लॉसेज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी एक हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है कि लाइफ के अलावा अर्ली वार्निंग से, दूसरे अपनी जागरूकता बढ़ाने से, हम लोगों की जागरूकता बढ़ाने से उसको कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस शायद फिर भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशन, प्रिपेयर्डनेस की जरूरत हमें है कि वो लॉसेस को, लाइफ के लॉसेस के साथ साथ प्रॉपर्टी के लॉस को कैसे सुलझे। क्योंकि जो बच गया और उसका जिंदगी भर का कमाई और एसेट चला गया, तो वो भी मरने के बराबर ही हो जाता है, उसको वो फिर जिंदगी भर रिट्रीव कर नहीं पाता है। और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट अब जुड़ गया, जो प्रॉपर्टी लॉस होगा उसके साथ एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा। तो वो सारी बातें कि हमें वो रिस्क ट्रांसफर कैसे होंगे, उसके बारे में हमने एज ए स्टेट अभी तक बहुत कुछ सोचा नहीं है कि जो क्या बड़ा इन्वेस्टर या इन्वेस्ट कर देगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कर्णप्रयाग में एक प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जो ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो क्या हम इस कंडीशन में आ सकते हैं कि बड़ा सेफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकें, और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, हमारे अपने घर का रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, जो होटल लॉजेस बना रहे हैं उनका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, ये भी एक बड़ा इशू है जो सरकार को और हमारी एजेंसीज को सोचने की जरूरत है। इस साल अभी तक 19-20 झटके आ गए, 19-20 आ गए,
तो वो एक इश्यू हो सकता है। इस वर्कशॉप में हम प्रोफेसर साहिबान से भी जानकारी और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये बात भी आएगी कि इनका क्या मतलब है हमारे लिए, और आगे जो कि रोज़ साइंटिफिक कम्युनिटी हमें बता रही है, अखबार में छपता है कि वो जो 19-20 भूकंप आ रहे हैं या जो ये ट्रेंड हमारे यहाँ चल रहा है, आगे फ्यूचर में हमारे पास कब एक बड़े झटके का उम्मीद है, और अगर वो जल्दी है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करने की हमको जरूरत है। एक इश्यू अर्ली वार्निंग का है कि वो अर्ली वार्निंग अगर हमें, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि बड़ा कठिन काम है, अभी तक उसका कुछ पूरे वर्ल्ड में ही सॉलिड अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक की है नहीं, और मैक्सिमम बोलते हैं 1 या 1.5 मिनट के लिए आपको अर्ली वार्निंग मिल सकता है। तो अगर ऐसा है कि आने वाले 5-10 साल में हम ऐसी एक वार्निंग निकाल सकते हैं जो 1 या 1.5 मिनट के लिए होगी, तो फिर उसके लिए हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, 1 या 1.5 मिनट की वार्निंग को हम कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करें, और उसको कैसे 1-1.5 मिनट में कैसे मैक्सिमम लाइफ सेव कर लें, या मैक्सिमम चीज़ जो सेव कर सकते हैं वो कर लें, उसके लिए भी हमें तैयार होने की जरूरत है कि वो 1-1.5 मिनट के लिए हम कैसे कर सकते हैं। और जापान का एग्जाम्पल हमारे पास है, क्योंकि वहाँ पे सारा ऑटोमाइज है, मेट्रो अपने आप रुक जाएगी, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तब भी आपको एक अलार्म आ जाएगा। तो उस तरह का सिस्टम, चाहे मोबाइल फोन्स को हमको अपग्रेड करना पड़े और किसी चीज़ में करना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर वो छोटी वार्निंग हमको मिल भी जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी, वो हमको एज गवर्नमेंट एजेंसीज या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को भी उसमें, या वॉलंटरी सेक्टर जो इसमें काम कर रहे हैं उनको देखने की जरूरत है कि वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी। जो सारा इशू है इसमें अर्थक्वेक में, वो शायद पहले सूचना, अर्ली वार्निंग हमारे अभी तक के जो भी रिसर्चेज हैं उससे हमारे काम की शायद नहीं होगी। तो फिर नेक्स्ट पार्ट ही हमारे काम बचता है, वो प्रिपेयरनेस का है कि हम रोज कैसे तैयारी करें कि अर्थक्वेक को रोकने के लिए कुछ कर सकें। और प्रिपेयरनेस के भी कई सारे खाने हैं जो सरकार को, जनता को, नागरिक को, वॉलंटरी सेक्टर को, हर एक सेक्टर को, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को देखने हैं। पहला खाना आता है रेगुलेटरी, जो कानून है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के कानून हो, बिल्डिंग बायलॉज हो, वो हमने ठीक रखा है कि नहीं, इवन नेशनल कोड के बराबर पे हमारा स्टेट में है कि नहीं, ये हमको देखने की जरूरत है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट में हैं, उस लाइन में बैठे हैं जो ऑलरेडी हिली हुई है या उसके नीचे उबल रहा है धरती। तो एमबीटी और एमसीटी के एरियाज में हमारे लिए अलग गाइडलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे भटवाड़ी का इलाका हम सब जानते हैं, 11-12 किलोमीटर ऐसा है, आप ट्रेवल करते रहेंगे तो गाड़ी आपकी कूदती रहेगी, पत्थर आपको हमेशा निकलते हुए दिखाई देते रहेंगे, हिलता डुलता धरती है वहाँ, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। जब जैसे भटवाड़ी से आप भटवाड़ी टाउन एंटर करते हैं और लोहारी नागपाला तक करीब आप जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि इधर कोई हिल रहा है, कुछ रिस रहा है, कुछ हिल रहा है, वो आपको सड़क में चलते हुए लग जाएगा। तो उन जगहों के लिए देहरादून हमारा दोनों तरफ, एक तरफ एमबीटी है शायद, एक तरफ एमसीटी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ अलग गाइडलाइन और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी हमको उत्तराखंड में सोचने की जरूरत है। चाहे वो स्ट्रक्चरल चीज़ें बनाने की हो, चाहे और सड़क बनाने की हो, रास्ता बनाने की हो, और चीज़ की हो, क्योंकि वो सड़क भी फिर लॉस होगी तो बन रही है। इसके अलावा नॉन स्ट्रक्चरल के लिए क्या हम कोई रेगुलेशन ला सकते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल क्या है कि हम जो मॉल हैं वो अपनी रैक कैसे बनाए, रेस्टोरेंट में कैसा वो सामान ऊपर लटका न रहे, उसके लिए भी हम कुछ गाइडलाइन ला सकते हैं। घरों का तो हमको ध्यान रखना ही चाहिए कि भारी सामान ऊपर लटका है, उसका भी आपने फिल्म देखा कि भारी सामान ऊपर रखा है तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट में पता चला एक आध कैलेंटी हो गई, ऊपर से गिर गया सिर में, आप नीचे आ गए। तो नॉन स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उसके लिए हम कुछ रेगुलेशन ला सकते हैं क्या, मॉल्स के लिए, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, होटल्स के लिए, अपने घर के लिए। तो वो भी हमको सोचने की जरूरत है, जिसमें शायद अभी तक नेशनल लेवल पे भी सोचा नहीं गया। स्ट्रक्चरल के लिए बहुत सारी गाइडलाइन है, हमारे पास बहुत सारे कानून आ गए, बायलॉज आ गए, जिनको खाली हमें अडॉप्ट करना होगा। लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल के शायद हमें नया तरह से सोचना पड़ेगा, इसको कैसे गाइडलाइंस में, रेगुलेशन में, कानून में लाएं, जिसको हम सरकारों के अपने लेजिस्लेशन के थ्रू या और किसी माध्यम से इसको लागू कर सकें। यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में जितना स्ट्रक्चरल है। उसके अलावा एक इश्यू जो आता है वो है
बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग था। जो भी हमारा सब जहाँ जहाँ है, जैसे हमारा MDDA है, हमने अभी एज ए स्टेट होल स्टेट अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया नहीं, उड़ा हमने बनाया है, लेकिन वो अभी उतना फंक्शनल नहीं है, उसमें समय लगेगा और कई कारणों से उन ऐसे अथॉरिटीज़ का विरोध भी होता है। पर हमको अपने पूरे स्टेट में इस तरह के रेगुलेशंस की और उसके मॉनिटरिंग की कि वाकई वो बन रहा है कि नहीं, और उसमें दोनों चीज़ें हैं। ऐसे कानून को बनाने से पहले जनता की भागीदारी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपका विरोध करते हैं, ऐसे कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें 10 जगह परमिशन लेना पड़ता है। तो कैसे उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें कि पब्लिक को उसमें कम से कम कठिनाई हो, जो कानून हमने बनाया है, जो प्रोसेस हम बना रहे हैं वो कठिनाई हो, और वो खुद पार्टिसिपेट करे। ये वाला पार्ट जो है ऐसे कानूनी पार्ट में जरूरी है, तो वो उसको लागू करना और उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इसी का एक अगला पार्ट आता है रेट्रोफिटिंग का, कि कोई खास बिल्डिंग जो है जहाँ 200-400 बच्चे हमने जिस स्कूल में बिठाए हैं, उसकी उम्र दराज हो गई है, स्कूल पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो और पुराना हॉस्पिटल है, जो लाइफ लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारा पुलिस थाना है, जहाँ पर भी 10-20-50 लोगों का ऐसा लोग रोज बैठते हैं, वो उसको रेट्रोफिट किया जाए। जहाँ पर आने जाने की संभावना, लोग ज़्यादा आते हैं, सर्विसेज लेने आते हैं, कलेक्ट्रेट है, तहसील है, तो जहाँ पर भी इस तरह के वो हैं, वहाँ पर उनको रेट्रोफिट करने की भी ज़रूरत है, और वो भी सब विभागों को अपने बजट प्लान में इसे रखने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि वो रेट्रोफिटिंग के पार्ट को भी अपने बजट प्लान में रखें। एक जो बड़ा एरिया है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है, लोगों की जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, ये वर्कशॉप भी इसके लिए आयोजित है। तो वो हर लेवल पे जरूरी है, और उसमें सभी लोगों का बहुत सारा रोल है। हमारे जो प्रोफेसर साहब ने जैसा प्रेजेंटेशन दिया, वो ये बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर है। तो इसी तरह के टेम्पलेट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत है, जो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये बात समझ में आ जाए, जो हमने अभी देखी। तो उस तरह के स्टैंडर्ड टैबलेट्स हों, अच्छे टैबलेट हों, समझ में आने वाले हों, इंटरेस्टिंग हों, वो नई तरह से एक स्काई कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत जरूरी है, जो जिससे वो फिर बाकी चीज़ों को अपने आप लेगा, बिल्डिंग बायलर्स को भी लेगा, फिर करेगा, खुद ही करेगा। आप पर कानून भी नहीं होगा तो वो शायद खुद करे। और कुछ उस तरह के प्रमोशन करना, जैसे हम कुछ अनावश्यक बना देते हैं। पहाड़ों में आप जाएंगे तो 10 घर मकान है, कमरे वाला 10 घर बोलते हैं, 10 घर मकान है, 12 घर मकान है, रहने वाला एक है। तो वो चीज़ कि हम अपने जरूरत से ज़्यादा तो पहाड़ों में बनाने लायक नहीं है, अपनी जरूरत से ज़्यादा नहीं है। अपना 2 आदमियों के लिए 10 घर मकान ठीक नहीं है पहाड़ में। तो वो उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्योंकि एक तो उस एसेट में वो बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं कि वो सुंदर दिखने के लिए। दूसरा, जो ट्रेडिशनल हमारा आर्किटेक्चर था, कोटी बनाल का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, जो आप शायद जानते होंगे, कोटी बनाल आर्किटेक्चर जो हमारे यहाँ है, वो हमारे यहाँ का ताजमहल है। और ताजमहल तो बहुत नया है, वो हजार साल पुराना घर है, और 4-5 बिल्डिंग माले का घर है, और अभी तक खड़े हैं, और वो अपना मड वुड टेक्नोलॉजी का घर है। तो उस तरह का जो घर है, जो अपनी मिनिमम जरूरत के हिसाब से हो और पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से हो, तो वो उसको शायद हम प्रमोट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं इस रेफरेंस में एक बात और कहना चाहूँगा, जो नई एटलस आई है BMPTC की, जो बिल्डिंग मटेरियल वाला काउंसिल है, उन्होंने उसमें एक बात कही है कि जो हमारा मड वाला टेक्नोलॉजी घर बनाने का है, वो उसके कारण हमारा डैमेज ज़्यादा होगा। तो ये भी हमें एज स्टेट सोचने की जरूरत है कि उसको कैसे प्रूव किया जाए कि हमारा टेक्नोलॉजी से भी सेफ घर बन सकता है, जिससे कि हम रीजनल मटेरियल से, अपने वातावरण के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना घर बना सकें। इसके अलावा जो हम छोटे लोगों को छोटे स्कीम में घर दे रहे हैं, इंदिरा आवास योजना का मैं जिक्र करूँगा, या दीनदयाल उपाध्याय योजना का यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा, जिनको हम 1 रूम 1 टॉयलेट वाला 1 किचन वाला घर दे रहे हैं, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे हो। अभी तक हमने शायद इसके लिए सोचा नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनको स्टेट दे रही है। कल वो उस घर में दबते हैं तो वो भी मॉरली स्टेट का मसला है कि भाई वो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो छोटे पैसे में कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बने या यूनिट बने, उस पर बहुत जरूरी एक काम करने की जरूरत है, जो हमारी CBRI में या IIT में शेक बिल्डिंग टेस्ट होता है, उस सबको करा के हम कैसे उसको प्रूव करें कि हाँ, ये मिट्टी पत्थर वाला जो अपना बीड़ा बोलते हैं, पतले पत्थर को,
बेड़े से जो बिल्डिंग बनती है और मिट्टी से जो बिल्डिंग बनती है वो सेफ बिल्डिंग है। और मेरे अंदाज से वो सेफ बिल्डिंग है, क्योंकि मैं अपने घर को देखता हूँ, जो पुराना घर है उसको 100 साल हो गए हैं, तो वो सेफ बिल्डिंग है मेरी नज़र में। लेकिन हम उसको साइंटिफिक कैसे प्रूव करें, इस एटलस में कैसे एंटर होगा कि हमारा घर ठीक है, हमारा टेक्नोलॉजी ठीक है, उसी से हमारे मिस्त्री को भी काम मिलेगा और हमारे अपने मिट्टी और अपने पत्थर से हमारा घर बनेगा, जो बहुत सुंदर भी होगा, टूरिज्म के लिहाज से भी, एथिकली भी और हर तरह से। तो इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है, इसमें हम आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक जो अगला इशू जो है वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थक्वेक के फील्ड में हो या डिजास्टर के और जो लैंडस्लाइड है और सारे फील्ड हैं, बहुत सारा काम हम अलग अलग कर रहे हैं। वाडिया भी हमारे पास है, यहाँ रुड़की IIT है, CBRI है, मैंने उत्तराखंड में कई सारे, इंडिया में और बहुत सारे हैं। मैं नाम गिनाते हैं, DST की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI है, एक विभाग है उसके अंदर 20 ऑर्गेनाइजेशन है और सब अपना अपना अलग अलग काम करते रहते हैं। तो इन कामों को भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, दोनों स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। ये शायद मैं कहूँगा नीड ऑफ द आवर है। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा साइंटिफिक काम हो रहा है, बहुत सारा नॉन साइंटिफिक काम हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो रहा है। अगर इसको पुल इन किया जाए इस सारी नॉलेज को, तो बहुत सारी सॉल्यूशन, बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन शायद इसी से निकल जाए कि हम सब बातों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। तो मैं समझता हूँ इस वर्कशॉप का एक ये भी रिकमेंडेशन और ये भी जानकारी बढ़नी चाहिए कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हो रहा है और उसको कैसे पूरे करें उस नॉलेज को। तो ये हमारे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही जरूरी है। अब हम अपना डेटा, अपना रिसर्च लेकिन बैठने का टाइम नहीं है शायद साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए नॉलेज शेयरिंग का टाइम है और उसको करने की जरूरत है। और लास्ट में मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में MCDRR का जो हमारा एशिया रीजन है, उसके लिए DRR का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो उसका भी एक बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन है दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से कि आगे हमको डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रिस्पॉन्स के बजाय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ जाना है। हम कैसे कम से कम करें अपने नुकसान को, तो उसके लिए विभागीय तौर पर अलग अलग विभागों को अलग अलग काम करने की जरूरत है। PWD को यह हर टाइम सोचने की जरूरत है कि मेरी सड़क हर साल ना टूटे, इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि जनता का बहुत सारा रुपया उसी में लग रहा है, मेंटेनेंस और उसमें और हर साल टूटने में और एक साल जाने में। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 700 करोड़ का केवल रिलीफ बांटा है 2013 के आपदा में, 700 करोड़। तो अगर उसमें से हम 5-10% मिटिगेशन में लगाते तो शायद उतने लॉसेज नहीं होते जितना कि 700 करोड़ हमको एक ही डिजास्टर में देना पड़ा। वो केवल रिलीफ बोल रहा हूँ मैं, रिकंस्ट्रक्शन अलग है। वो रिकंस्ट्रक्शन फिर 8,000 करोड़ के आसपास उसका अमाउंट या उससे ज़्यादा 10,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो हमने कर रहे हैं। और वो हम रिपेयर कर रहे हैं केवल अपना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट का तो हम केवल उनको घर दे रहे हैं जो 2,500 लोग जिनका घर पूरी तरह टूट गया, रिपेयर वाला नहीं दिया, वो नहीं दिया, उनको हमने खाली रिलीफ दिया है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट डिजास्टर आने के बाद हम जो कर रहे हैं, उसके पहले का पार्ट जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का पार्ट है, डिजास्टर को न्यूनीकरण का जो हिस्सा है, उस पर भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक एरिया ऐसा है जिसमें काम करने से हम आगे एक तो सेफ होंगे, जागरूक होंगे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो हम पैसा लगा रहे हैं आने वाले टाइम में, वो सेफ रहेगा और उत्तराखंड सेफ रहेगा। नहीं तो लोग ये सोचने लगे कि अब ये डिजास्टर एरिया है, यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ से भागना ठीक। तो पहले हम अपॉर्चुनिटी के लिए भागे, अब अपॉर्चुनिटी यहाँ आएगी तो हम डिजास्टर के लिए भागेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिजास्टर सेफ उत्तराखंड की हमें कोशिश करनी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि इसके लिए आप प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे सचिव साहब अमित नेगी साहब और श्री रविशंकर साहब जो अपर सचिव हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है, बाहर हैं। तो उनकी तरफ से मैं आप सबका, प्रोफेसर कमल का, प्रोफेसर शर्मा का, अपर सचिव साहब यहाँ आए थे उनका, और बाकी जितने अधिकारीगण और इनके सिंह साहब आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। और अर्थक्वेक के बारे में और डिजास्टर एज ए होल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जिन बातों की जरूरत है, उनमें से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया, इससे ये बात साफ है कि अर्थक्वेक जो है वो तो हमारी धरती के साथ इनबिल्ट है, या दूसरी बात हम कहें तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है अर्थ का।
वो इसके साथ है, वो इसके साथ रहेगा, वो हमेशा इसके साथ है। और दूसरी जो खास बात ये है कि हम उस भारत के उस 28% एरिया में हैं जो जोन 4 और जोन 5 में है, बाकी 70% थोड़ा कम सेंसिटिव एरिया है। लेकिन हमने लातूर और जबलपुर भी देखा है जो इस जोन 2 और 3 में है और काफ़ी डैमेजेस गाँव को है जोन 2, 3 में। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम अभी तक जो रिसेंट आए हैं 1990 से 2006 के बीच भारत में जो भूकंप आए हैं, 6-7 स्ट्रॉन्ग भूकंप आए हैं, उनमें करीब 23,000 लोग मरे हैं। और हमारे यहाँ उनमें से कम इंटेंसिटी का आया, लेकिन काफ़ी लोग कैजुअलिटीज काफ़ी हुई और लॉसेस काफ़ी हुए। तो ये हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक बहुत सोचने का मुद्दा है कि 6 के भूकंप में या 6.5 में 6.4 में इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो और इसके अलावा कांगड़ा जैसा भूकंप हमारे बगल में आ चुका है, जो स्कूल साहब ने भी बताया 8.7, जो बहुत ही भयंकर होता है और उसमें शायद यहीं नहीं दिल्ली तक भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम यहाँ अकेले नहीं है इस एरिया में। अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आएगा तो वो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के लिए भी उतना ही ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी वहाँ है, और उस बहुत लंबी पॉपुलेशन को इसका बहुत असर होने वाला है। तो ये हमारी सेंसिटिविटी है, इसके लिए हमें इस सब के लिए बहुत तैयार होने की जरूरत है। इसी के कंपैरिजन में हमने केदारनाथ देखा, जो वो भी एक भूकंप जैसा ही इवेंट था, क्योंकि 7 मिनट का इवेंट था वो। चोराबाड़ी से लेके और गौरीकुंड तक जो 16 किलोमीटर का एरिया है, वो उतना मलबा 7 मिनट में ट्रेवल हो गया था, 6 या 7 मिनट में। लेकिन उसमें हमने एक अच्छा बात ये देखा कि गौरीकुंड तक जो कैजुअलिटीज हुई, जो 4,560 करीब लोग मरे हैं या लापता हुए हैं, सोनप्रयाग के बाद नहीं हुई। गौरीकुंड के बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज आता है, टाउन आता है या वो स्टैंड है, वो सोनप्रयाग है। तो सोनप्रयाग के बाद नहीं हुई, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ टाइम मिला। शायद वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में नहीं मिले, वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में ना मिले। होने के बावजूद हमने उसके बाद भी काफ़ी कैजुअलिटी सेव हुई। और जो ये नहीं कि वो अपने आप सेव हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल पुलिस ने जो काम किया उससे वो सेव हुई। तो ये थोड़ा अंतर है कि अर्थक्वेक के साथ हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम का बड़ा इशू है, जो बहुत एक मुश्किल इशू है। तो उसको हमको समझना चाहिए। इसके अलावा अभी तक हम इसको जो लॉसेस को समझते हैं ज़्यादातर लाइफ से समझते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, शायद प्रॉपर्टी का लॉस और जो इकोनॉमिक लॉस है वो प्रिवेल करेगा। हमारे बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमने IMD का सिस्टम देख लिया, और अर्थक्वेक के लिए भी शायद और अच्छा सिस्टम आ जाए तो हम लाइफ बचा पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को हम फिर भी नहीं बचा पाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे और वो हमको सबको हिला देगा। तो प्रॉपर्टीज़ के लॉसेज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी एक हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है कि लाइफ के अलावा अर्ली वार्निंग से, दूसरे अपनी जागरूकता बढ़ाने से, हम लोगों की जागरूकता बढ़ाने से उसको कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस शायद फिर भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशन, प्रिपेयर्डनेस की जरूरत हमें है कि वो लॉसेस को, लाइफ के लॉसेस के साथ साथ प्रॉपर्टी के लॉस को कैसे, क्योंकि जो बच गया और उसका जिंदगी भर का कमाई और एसेट चला गया तो वो भी मरने के बराबर ही हो जाता है, उसको वो फिर जिंदगी भर रिट्रीव कर नहीं पाता है। और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट अब जुड़ गया, जो प्रॉपर्टी लॉस होगा उसके साथ एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा। तो वो सारी बातें कि हमें वो रिस्क ट्रांसफर कैसे होंगे, उसके बारे में हमने एज ए स्टेट अभी तक बहुत कुछ सोचा नहीं है कि जो क्या बड़ा इन्वेस्टर या इन्वेस्ट कर देगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कर्णप्रयाग में नए प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जो ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो क्या हम इस कंडीशन में आ सकते हैं कि बड़ा सेफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकें, और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, हमारे अपने घर का रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, जो होटल लॉजेस बना रहे हैं उनका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, ये भी एक बड़ा इशू है जो सरकार को और हमारे एजेंसीज को सोचने की जरूरत है। इस साल अभी तक 19-20 झटके आ गए, 19-20 आ गए, तो वो एक इशू हो सकता है। इस वर्कशॉप में हम प्रोफेसर साहिबान से भी जानकारी और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये बात भी आएगी कि इनका क्या मतलब है हमारे लिए, और आगे जो कि रोज
साइंटिफिक कम्युनिटी हमें बता रही है, अखबार में छपता है कि वो जो 19-20 भूकंप आ रहे हैं या जो ये ट्रेंड हमारे यहाँ चल रहा है, आगे फ्यूचर में हमारे पास कब एक बड़े झटके का उम्मीद है, और अगर वो जल्दी है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करने की हमको जरूरत है। एक इश्यू अर्ली वार्निंग का है कि वो अर्ली वार्निंग अगर हमें, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि बड़ा कठिन काम है, अभी तक उसका कुछ पूरे वर्ल्ड में ही सॉलिड अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक की है नहीं, और मैक्सिमम बोलते हैं 1 या 1.5 मिनट के लिए आपको अर्ली वार्निंग मिल सकता है। तो अगर ऐसा है कि आगे आने वाले 5-10 साल में हम ऐसी एक वार्निंग निकाल सकते हैं जो 1 या 1.5 मिनट के लिए होगी, तो फिर उसके लिए हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, 1 या 1.5 मिनट की वार्निंग को हम कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करें, और उसको कैसे 1-1.5 मिनट में कैसे मैक्सिमम लाइफ सेव कर लें, या मैक्सिमम चीज़ जो सेव कर सकते हैं वो कर लें, उसके लिए भी हमें तैयार होने की जरूरत है कि वो 1-1.5 मिनट के लिए हम कैसे कर सकते हैं। और जापान का एग्जाम्पल हमारे पास है, क्योंकि वहाँ पे सारा ऑटोमाइज है, मेट्रो अपने आप रुक जाएगी, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तब भी आपको एक अलार्म आ जाएगा। तो उस तरह का सिस्टम, चाहे मोबाइल फोन्स को हमको अपग्रेड करना पड़े और किसी चीज़ में करना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर वो छोटी वार्निंग हमको मिल भी जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी, वो हमको एज गवर्नमेंट एजेंसीज या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को भी उसमें, या वॉलंटरी सेक्टर जो इसमें काम कर रहे हैं उनको देखने की जरूरत है कि वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी। जो सारा इशू है इसमें अर्थक्वेक में, वो शायद पहले सूचना, अर्ली वार्निंग हमारे अभी तक के जो भी रिसर्चर है उससे हमारे काम की शायद नहीं होगी। तो फिर नेक्स्ट पार्ट ही हमारे काम बचता है, वो प्रिपेयरनेस का है कि हम रोज रोज कैसे तैयारी करें कि अर्थक्वेक को रोकने के लिए कुछ कर सकें। और प्रिपेयरनेस के भी कई सारे खाने हैं जो सरकार को, जनता को, नागरिक को, वॉलंटरी सेक्टर को, हर एक सेक्टर को, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को देखने हैं। पहला खाना आता है रेगुलेटरी, जो कानून है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के कानून हो, बिल्डिंग बायलॉज हो, वो हमने ठीक रखा है कि नहीं, इवन नेशनल कोड के बराबर पे हमारा स्टेट में है कि नहीं, ये हमको देखने की जरूरत है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट पे हैं, उस लाइन में बैठे हैं जो ऑलरेडी हिली हुई है या उसके नीचे उबल रहा है धरती। तो एमबीटी और एमसीटी के एरियाज में हमारे लिए अलग गाइडलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे भटवाड़ी का इलाका हम सब जानते हैं, 11-12 किलोमीटर रहता है, आप ट्रेवल करते रहेंगे तो गाड़ी आपकी कूदती रहेगी, पत्थर आपको हमेशा निकलते हुए दिखाई देते रहेंगे, हिलता डुलता धरती है वहाँ, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। जब जैसे भटवाड़ी टाउन एंटर करते हैं और लोहारी नागपाला तक करीब आप जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि इधर कोई हिल रहा है, कुछ रिस रहा है, कुछ हिल रहा है, वो आपको सड़क में चलते हुए लग जाएगा। तो उन जगहों के लिए देहरादून हमारा दोनों तरफ, एक तरफ एमबीटी है शायद, एक तरफ एमसीटी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ अलग गाइडलाइन और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी हमको उत्तराखंड में सोचने की जरूरत है। चाहे वो स्ट्रक्चरल चीज़ें बनाने की हो, चाहे और सड़क बनाने की हो, रास्ता बनाने की हो, और चीज़ की हो, क्योंकि वो सड़क भी फिर लॉस होगी तो बन रही है। इसके अलावा नॉन स्ट्रक्चरल के लिए क्या हम कोई रेगुलेशन ला सकते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल क्या है कि हम जो मॉल हैं वो अपनी रैक कैसे बनाएं, रेस्टोरेंट में कैसा वो सामान ऊपर लटका न रहे, उसके लिए भी हम कुछ गाइडलाइन ला सकते हैं। घरों का तो हमको ध्यान रखना ही चाहिए कि भारी सामान ऊपर लटका है, उसका भी आपने फिल्म देखा कि भारी सामान ऊपर रखा है तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट में पता चला एक आध कैजुअल्टी हो गई, ऊपर से गिर गया सिर में, आप नीचे आ गए। तो नॉन स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उसके लिए हम कुछ रेगुलेशन ला सकते हैं क्या, मॉल्स के लिए, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, होटल्स के लिए, अपने घर के लिए। तो वो भी हमको सोचने की जरूरत है, जिसमें शायद अभी तक नेशनल लेवल पे भी सोचा नहीं गया। स्ट्रक्चरल के लिए बहुत सारी गाइडलाइन है, हमारे पास बहुत सारे कानून आ गए, बायलॉज आ गए, जिनको खाली हमें अडॉप्ट करना होगा। लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल के शायद हमें नया तरह से सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे गाइडलाइंस में, रेगुलेशन में, कानून में लाएं, जिसको हम सरकारों के अपने लेजिस्लेशन के थ्रू या और किसी माध्यम से इसको लागू कर सकें। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट मेरी नजर में जितना स्ट्रक्चरल है। उसके अलावा एक इश्यू जो आता है वो है बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का। जो भी हमारा सब जहाँ है, जैसे हमारा एमडीडीए है, हमने अभी एज ए स्टेट होल स्टेट अपना
रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया नहीं, ओडा हमने बनाया है, लेकिन वो अभी उतना फंक्शनल नहीं है, उसमें समय लगेगा और कई कारणों से उन ऐसी अथॉरिटीज़ का विरोध भी होता है। पर हमको अपने पूरे स्टेट में इस तरह के रेगुलेशंस की और उसके मॉनिटरिंग की कि वाकई वो बन रहा है कि नहीं, और उसमें दोनों चीज़ें हैं। ऐसे कानून को बनाने से पहले जनता की भागीदारी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो आपका विरोध करते हैं, ऐसे कानून का विरोध करते हैं क्योंकि उसमें 10 जगह परमिशन लेना पड़ता है। तो कैसे उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे, पब्लिक को उसमें कम से कम कठिनाई हो, जो कानून हमने बनाया है, जो प्रोसेस हम बना रहे हैं वो कठिनाई हो, और वो खुद पार्टिसिपेट करे। ये वाला पार्ट जो है ऐसे कानूनी पार्ट में जरूरी है, तो वो उसको लागू करना, उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इसी का एक अगला पार्ट आता है रेट्रोफिटिंग का, कि कोई खास बिल्डिंग जो है जहाँ 200-400 बच्चे हमने जिस स्कूल में बिठाए हैं, उसकी उम्र दराज हो गई है, स्कूल पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो और पुराना हॉस्पिटल है, जो लाइफ लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारा पुलिस थाना है, जहाँ पर भी 10, 20, 50 लोगों का ऐसा लोग रोज बैठते हैं, वो उसको रेट्रोफिट किया जाए। जहाँ पर आने जाने की संभावना, लोग ज़्यादा आते हैं, सर्विसेज लेने आते हैं, कलेक्ट्रेट हैं, तहसील हैं, तो जहाँ पर भी इस तरह के वो हैं, वहाँ पर उनको रेट्रोफिट करने की भी ज़रूरत है। और वो भी सब विभागों को अपने बजट प्लान में इसे रखने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि वो रेट्रोफिटिंग के पार्ट को भी अपने बजट प्लान में रखें। एक जो बड़ा एरिया है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है। लोगों की जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, ये वर्कशॉप भी इसके लिए आयोजित है। तो वो हर लेवल पे जरूरी है, और उसमें सभी लोगों का बहुत सारा रोल है। हमारे जो प्रोफेसर साहब ने जैसा प्रेजेंटेशन दिया, वो ये बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर है। तो इसी तरह के टेम्पलेट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत है, जो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये बात समझ में आ जाए जो हमने अभी देखी। तो उस तरह के स्टैंडर्ड टैबलेट्स हों, अच्छे टैबलेट हों, समझ में आने वाले हों, इंटरेस्टिंग हों, वो नई तरह से इसका एक कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत ज़रूरी है, जो जिससे वो फिर बाकी चीज़ों को अपने आप लेगा, बिल्डिंग बायलर्स को भी लेगा, फिर करेगा, खुद ही करेगा। आप पर कानून भी नहीं होगा तो वो शायद खुद करे। और कुछ उस तरह के प्रमोशन करना, जैसे हम कुछ अनावश्यक बना देते हैं। पहाड़ों में आप जाएंगे तो 10 घर मकान है, कमरे वाला 10 घर बोलते हैं, 10 घर मकान है, 12 घर मकान है, रहने वाला एक है। तो वो चीज़ कि हम अपने जरूरत से ज़्यादा तो पहाड़ों में बनाने लायक नहीं है, अपनी जरूरत से ज़्यादा नहीं है। 2 आदमियों के लिए 10 घर मकान ठीक नहीं है पहाड़ में। तो वो उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्योंकि एक तो उस एसेट में वो बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं कि वो सुंदर दिखने के लिए। दूसरा, जो ट्रेडिशनल हमारा आर्किटेक्चर था, कोटी बनाल का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, जो आप शायद जानते होंगे। कोटी बनाल आर्किटेक्चर जो हमारे यहाँ है, वो हमारे यहाँ का ताजमहल है, और ताजमहल तो बहुत नया है, वो हजार साल पुराना घर है, और 4-4, 5-5 बिल्डिंग माले का घर है, और अभी तक खड़े हैं, और वो अपना मड वुड टेक्नोलॉजी का घर है। तो उस तरह का जो घर है, जो अपनी मिनिमम जरूरत के हिसाब से हो और पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से हो, तो वो उसको शायद हम प्रमोट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं इस रेफरेंस में एक बात और कहना चाहूँगा, जो नई एटलस आई है BMPTC की, जो बिल्डिंग मटेरियल वाला काउंसिल है, उन्होंने उसमें एक बात कही है कि जो हमारा मड वाला टेक्नोलॉजी घर बनाने का है, वो उसके कारण हमारा डैमेज ज़्यादा होगा। तो ये भी हमें एज स्टेट सोचने की जरूरत है कि उसको कैसे प्रूव किया जाए कि हमारा टेक्नोलॉजी से भी सेफ घर बन सकता है, जिससे कि हम रीजनल मटेरियल से, अपने वातावरण के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना घर बना सकें। इसके अलावा जो हम छोटे लोगों को छोटे स्कीम में घर दे रहे हैं, इंदिरा आवास योजना का मैं जिक्र करूँगा, या दीनदयाल उपाध्याय योजना का यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा, जिनको हम 1 रूम 1 टॉयलेट वाला 1 किचन वाला घर दे रहे हैं, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे हो। अभी तक हमने शायद इसके लिए सोचा नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको स्टेट दे रही है। कल वो उस घर में दबते हैं तो वो भी मॉरली स्टेट का मसला है कि भाई वो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो छोटे पैसे में कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बने या यूनिट बने, उस पर बहुत ज़रूरी एक काम करने की ज़रूरत है, जो हमारी CBRI में या IIT में शेक बिल्डिंग टेस्ट होता है, उस सबको करा के हम कैसे उसको प्रूव करें कि हाँ, ये मिट्टी पत्थर वाला जो अपना बीड़ा बोलते हैं, पतले पत्थर को, बीड़े से जो बिल्डिंग बनती है और मिट्टी से जो बिल्डिंग बनती है, वो सेफ बिल्डिंग है। और मेरे अंदाज से वो सेफ बिल्डिंग है, क्योंकि मैं अपने घर को देखता हूँ, जो पुराना घर है उसको 100 साल हो गए हैं।
तो वो सेफ बिल्डिंग है मेरी नज़र में, लेकिन हम उसको साइंटिफिक कैसे प्रूव करें, इस एटलस में कैसे एंटर होगा कि हमारा घर ठीक है, हमारा टेक्नोलॉजी ठीक है। उसी से हमारे मिस्त्री को भी काम मिलेगा और हमारे अपने मिट्टी और अपने पत्थर से हमारा घर बनेगा, जो बहुत सुंदर भी होगा, टूरिज्म के लिहाज से भी, एथिकली भी और हर तरह से। तो इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है, इसमें हम आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक जो अगला इशू जो है वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थक्वेक के फील्ड में हो या डिजास्टर के और जो लैंडस्लाइड है और सारे फील्ड हैं, बहुत सारा काम हम अलग अलग कर रहे हैं। वाडिया भी हमारे पास है, यहाँ रुड़की IIT है, CBRI है, मैंने उत्तराखंड में कई सारे, इंडिया में और बहुत सारे हैं। मैं नाम गिराते हैं, DST की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI है, एक विभाग है उसके अंदर 20 ऑर्गेनाइजेशन है और सब अपना अपना अलग अलग काम करते रहते हैं। तो इन कामों को भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, दोनों स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। ये शायद मैं कहूँगा नीड ऑफ द आवर है। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा साइंटिफिक काम हो रहा है, बहुत सारा नॉन साइंटिफिक काम हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो रहा है। अगर इसको पुल इन किया जाए, इस सारी नॉलेज को, तो बहुत सारी सॉल्यूशन, बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन शायद इसी से निकल जाए कि हम सब बातों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें। तो मैं समझता हूँ इस वर्कशॉप का एक ये भी रिकमेंडेशन और ये भी जानकारी बढ़नी चाहिए कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हो रहा है और उसको कैसे पूरे करें उस नॉलेज को। तो ये हमारे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही जरूरी है। अब हम अपना डेटा, अपना रिसर्च लेकिन बैठने का टाइम नहीं है शायद साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए नॉलेज शेयरिंग का टाइम है और उसको करने की जरूरत है। और लास्ट में मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में MCDRR का जो हमारा एशिया रीजन है, उसके लिए DRR का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो उसका भी एक बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन है दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से कि आगे हमको डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रिस्पॉन्स के बजाय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ जाना है। हम कैसे कम से कम करें अपने नुकसान को, तो उसके लिए विभागीय तौर पर अलग अलग विभागों को अलग अलग काम करने की जरूरत है। PWD को यह हर टाइम सोचने की जरूरत है कि मेरी सड़क हर साल ना टूटे, इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि जनता का बहुत सारा रुपया उसी में लग रहा है, मेंटेनेंस और उसमें और हर साल टूटने में और एक साल जाने में। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 700 करोड़ का केवल रिलीफ बांटा है 2013 के आपदा में, 700 करोड़। तो अगर उसमें से हम 5-10% मिटिगेशन में लगाते तो शायद उतने लॉसेज नहीं होते जितना कि 700 करोड़ हमको एक ही डिजास्टर में देना पड़ा। वो केवल रिलीफ बोल रहा हूँ मैं, रिकंस्ट्रक्शन अलग है। वो रिकंस्ट्रक्शन फिर 8,000 करोड़ के आसपास उसका अमाउंट या उससे ज़्यादा 10,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो हमने कर रहे हैं। और वो हम रिपेयर कर रहे हैं केवल अपना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट का तो हम केवल उनको घर दे रहे हैं जो 2,500 लोग जिनका घर पूरी तरह टूट गया, रिपेयर वाला नहीं दिया, वो नहीं दिया, उनको हमने खाली रिलीफ दिए हैं। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट डिजास्टर आने के बाद हम जो कर रहे हैं, उसके पहले का पार्ट जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का पार्ट है, डिजास्टर को न्यूनीकरण का जो हिस्सा है, उस पर भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक एरिया ऐसा है जिसमें काम करने से हम आगे एक तो सेफ होंगे, जागरूक होंगे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो हम पैसा लगा रहे हैं आने वाले टाइम में, वो सेफ रहेगा और उत्तराखंड सेफ रहेगा। नहीं तो लोग ये सोचने लगे कि अब ये डिजास्टर एरिया है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से भागना ठीक। तो पहले हम अपॉर्चुनिटी के लिए भागे, अब अपॉर्चुनिटी यहाँ आएगी तो हम डिजास्टर के लिए भागेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिजास्टर सेफ उत्तराखंड की हमें कोशिश करनी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि इसके लिए आप प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे सचिव साहब अमित नेगी साहब और श्री रविशंकर साहब जो अपर सचिव हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है, बाहर हैं। तो उनकी तरफ से मैं आप सबका, प्रोफेसर कमल का, प्रोफेसर शर्मा का, अपर सचिव साहब यहाँ आए थे उनका, और बाकी जितने अधिकारीगण और इनके सिंह साहब आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। और अर्थक्वेक के बारे में और डिजास्टर एज ए होल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जिन जिन बातों की जरूरत है, उनमें से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया, इससे ये बात साफ है कि अर्थक्वेक जो है वो तो हमारी धरती के साथ इनबिल्ट है, या दूसरी बात हम कहें तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है अर्थ का, तो वो इसके साथ है, वो इसके साथ रहेगा, वो हमेशा इसके साथ है। और दूसरी जो खास बात ये है कि हम उस भारत के उस 28% एरिया में हैं
जो जोन 4 और जोन 5 में है। बाकी 70% थोड़ा कम सेंसिटिव एरिया है। लेकिन हमने लातूर और जबलपुर भी देखा है जो इस जोन 2 और 3 में है और काफ़ी डैमेजेस हुए हैं जोन 2, 3 में। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम अभी तक जो रिसेंट आए हैं 1990 से 2006 के बीच भारत में जो भूकंप आए हैं, 6-7 स्ट्रॉन्ग भूकंप आए हैं, उनमें करीब 23,000 लोग मरे हैं। और हमारे यहाँ उनमें से कम इंटेंसिटी का आया है, लेकिन काफ़ी लोग कैजुअलिटीज काफ़ी हुई और लॉसेस काफ़ी हुए। तो ये हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक बहुत सोचने का मुद्दा है कि 6 के भूकंप में या 6.5 में 6.4 में इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो और इसके अलावा कांगड़ा जैसा भूकंप हमारे बगल में आ चुका है, जो रोहित साहब ने भी बताया 8.7, जो बहुत ही भयंकर होता है और उसमें शायद यहीं नहीं दिल्ली तक भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम यहाँ अकेले नहीं है इस एरिया में। अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आएगा तो वो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के लिए भी उतना ही ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी वहाँ है और उस बहुत लंबी पॉपुलेशन को इसका बहुत असर होने वाला है। तो ये हमारी सेंसिटिविटी है, इसके लिए हमें इस सब के लिए बहुत तैयार होने की जरूरत है। इसी के कंपैरिजन में हमने केदारनाथ देखा, जो वो भी एक भूकंप जैसा ही इवेंट था, क्योंकि 7 मिनट का इवेंट था वो। चोराबाड़ी से लेके और गौरीकुंड तक जो 16 किलोमीटर का एरिया है, वो उतना मलबा 7 मिनट में ट्रेवल हो गया था, 6 या 7 मिनट में। लेकिन उसमें हमने एक अच्छा बात ये देखा कि गौरीकुंड तक जो कैजुअलिटी हुई, जो 4,560 करीब लोग मरे हैं या लापता हुए हैं, सोनप्रयाग के बाद नहीं हुई। गौरीकुंड के बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज आता है, टाउन आता है या वो स्टैंड है, वो सोनप्रयाग है। तो सोनप्रयाग के बाद नहीं हुई क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ टाइम मिला। शायद वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में नहीं मिले, वो रेस्पॉन्स टाइम हमें अर्थक्वेक में ना मिले। होने के बावजूद हमें उसके बाद ही काफ़ी कैजुअलिटी सेव हुई। और जो ये नहीं कि वो अपने आप सेव हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल पुलिस ने जो काम किया उससे वो सेव हुई। तो ये थोड़ा अंतर है कि अर्थक्वेक के साथ हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम का बड़ा इशू है, जो बहुत एक मुश्किल इशू है। तो उसको हमको समझना चाहिए। इसके अलावा अभी तक हम इसको जो लॉसेस को समझते हैं ज़्यादातर लाइफ से समझते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में शायद प्रॉपर्टी का लॉस और जो इकोनॉमिक लॉस है वो प्रिवेल करेगा। हमारे बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमने IMD का सिस्टम देख लिया और अर्थक्वेक के लिए भी शायद और अच्छा सिस्टम आ जाए तो हम लाइफ बचा पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को हम फिर भी नहीं बचा पाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे और वो हमको सबको हिला देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के लॉसेज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी एक हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है कि लाइफ के अलावा अर्ली वार्निंग से, दूसरे अपनी जागरूकता बढ़ाने से, हम लोगों की जागरूकता बढ़ाने से उसको कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस शायद फिर भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशन, प्रिपेयरनेस की जरूरत हमें है कि वो लॉसेस को, लाइफ के लॉसेस के साथ साथ प्रॉपर्टी के लॉस को कैसे, क्योंकि जो बच गया और उसका जिंदगी भर का कमाई और एसेट चला गया तो वो भी मरने के बराबर ही हो जाता है, उसको वो फिर जिंदगी भर रिट्रीव कर नहीं पाता है। और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट अब जुड़ गया, जो प्रॉपर्टी लॉस होगा उसके साथ एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा। तो वो सारी बातें कि हमें वो रिस्क ट्रांसफर कैसे होंगे, उसके बारे में हमने एज ए स्टेट अभी तक बहुत कुछ सोचा नहीं है कि जो क्या बड़ा इन्वेस्टर या इन्वेस्ट कर देगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कर्णप्रयाग में रेल प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जो ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो क्या हम इस कंडीशन में आ सकते हैं कि बड़ा सेफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकें, और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, हमारे अपने घर का रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, जो होटल लॉजेस बना रहे हैं उनका रिस्क ट्रांसफर कैसे होगा, ये भी एक बड़ा इशू है जो सरकार को और हमारी एजेंसीज को सोचने की जरूरत है। इस साल अभी तक 19-20 झटके आ गए, 19-20 आ गए, तो वो एक इश्यू हो सकता है। इस वर्कशॉप में हम डॉक्टर साहिबान से ये भी जानकारी और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये बात भी आएगी कि इनका क्या मतलब है हमारे लिए, और आगे जो कि रोज़ साइंटिफिक कम्युनिटी हमें बता रही है, अखबार में छपता है कि वो जो 19-20 भूकंप आ रहे हैं या जो ये ट्रेंड हमारे यहाँ चल रहा है, आगे फ्यूचर में हमारे पास कब
एक बड़े झटके का उम्मीद है, और अगर वो जल्दी है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करने की हमको जरूरत है। एक इश्यू अर्ली वार्निंग का है कि वो अर्ली वार्निंग अगर हमें, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि बड़ा कठिन काम है, अभी तक उसका कुछ पूरे वर्ल्ड में ही सॉलिड अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक की है नहीं, और मैक्सिमम बोलते हैं 1 या 1.5 मिनट के लिए आपको अर्ली वार्निंग मिल सकता है। तो अगर ऐसा है कि आने वाले 5-10 साल में हम ऐसी एक वार्निंग निकाल सकते हैं जो 1 या 1.5 मिनट के लिए होगी, तो फिर उसके लिए हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, 1 या 1.5 मिनट की वार्निंग को हम कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करें, और उसको कैसे 1-1.5 मिनट में कैसे मैक्सिमम लाइफ सेव कर लें, या मैक्सिमम चीज़ जो सेव कर सकते हैं वो कर लें, उसके लिए भी हमें तैयार होने की जरूरत है कि वो 1-1.5 मिनट के लिए हम कैसे कर सकते हैं। और जापान का एग्जाम्पल हमारे पास है, क्योंकि वहाँ पे सारा ऑटोमाइज है, मेट्रो अपने आप रुक जाएगी, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तब भी आपको एक अलार्म आ जाएगा। तो उस तरह का सिस्टम, चाहे मोबाइल फोन्स को हमको अपग्रेड करना पड़े और किसी चीज़ में करना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर वो छोटी वार्निंग हमको मिल भी जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी, वो हमको एज गवर्नमेंट एजेंसीज या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को भी उसमें, या वॉलंटरी सेक्टर जो इसमें काम कर रहे हैं उनको देखने की जरूरत है कि वो वार्निंग हमारे काम की होगी कि नहीं होगी। जो सारा इशू है इसमें अर्थक्वेक में, वो शायद पहले सूचना, अर्ली वार्निंग हमारे अभी तक के जो भी रिसर्च है उससे हमारे काम की शायद नहीं होगी। तो फिर नेक्स्ट पार्ट ही हमारे काम बचता है, वो प्रिपेयरनेस का है कि हम रोज रोज कैसे तैयारी करें कि अर्थक्वेक को रोकने के लिए कुछ कर सकें। और प्रिपेयरनेस के भी कई सारे खाने हैं जो सरकार को, जनता को, नागरिक को, वॉलंटरी सेक्टर को, हर एक सेक्टर को, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को देखने हैं। पहला खाना आता है रेगुलेटरी, जो कानून है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के कानून हो, बिल्डिंग बायलॉज हो, वो हमने ठीक रखा है कि नहीं, इवन नेशनल कोड के बराबर पे हमारा स्टेट में है कि नहीं, ये हमको देखने की जरूरत है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट में हैं, उस लाइन में बैठे हैं जो ऑलरेडी हिली हुई है या उसके नीचे उबल रहा है धरती। तो एमबीटी और एमसीटी के एरियाज में हमारे लिए अलग गाइडलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे भटवाड़ी का इलाका हम सब जानते हैं, 11-12 किलोमीटर ऐसा है, आप ट्रेवल करते रहेंगे तो गाड़ी आपकी कूदती रहेगी, पत्थर आपको हमेशा निकलते हुए दिखाई देते रहेंगे, हिलता डुलता धरती है वहाँ, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। जब जैसे भटवाड़ी टाउन एंटर करते हैं और लोहारी नागपाला तक करीब करीब आप जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि इधर कोई हिल रहा है, कुछ रिस रहा है, कुछ हिल रहा है, वो आपको सड़क में चलते हुए लग जाएगा। तो उन जगहों के लिए देहरादून हमारा दोनों तरफ, एक तरफ एमबीटी है शायद, एक तरफ एमसीटी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ अलग गाइडलाइन और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी हमको उत्तराखंड में सोचने की जरूरत है। चाहे वो स्ट्रक्चरल चीज़ें बनाने की हो, चाहे और सड़क बनाने की हो, रास्ता बनाने की हो, और चीज़ की हो, क्योंकि वो सड़क भी फिर लॉस होगी तो बन रही है। इसके अलावा नॉन स्ट्रक्चरल के लिए क्या हम कोई रेगुलेशन ला सकते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल क्या है कि हम जो मॉल हैं वो अपनी रैक कैसे बनाए, रेस्टोरेंट में कैसा वो सामान ऊपर लटका न रहे, उसके लिए भी हम कुछ गाइडलाइन ला सकते हैं। घरों का तो हमको ध्यान रखना ही चाहिए कि भारी सामान ऊपर लटका है, उसका भी आपने फिल्म देखा कि भारी सामान ऊपर रखा है तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट में पता चला एक आध कैजुअल्टी हो गई, ऊपर से गिर गया सिर में, आप नीचे आ गए। तो नॉन स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उसके लिए हम कुछ रेगुलेशन ला सकते हैं क्या, मॉल्स के लिए, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, होटल्स के लिए, अपने घर के लिए। तो वो भी हमको सोचने की जरूरत है, जिसमें शायद अभी तक नेशनल लेवल पे भी सोचा नहीं गया। स्ट्रक्चरल के लिए बहुत सारी गाइडलाइन है, हमारे पास बहुत सारे कानून आ गए, बायलॉज आ गए, जिनको खाली हमें अडॉप्ट करना होगा। लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल के शायद हमें नया तरह से सोचना पड़ेगा, इसको कैसे गाइडलाइंस में, रेगुलेशन में, कानून में लाएं, जिसको हम सरकारों के अपने लेजिस्लेशन के थ्रू या और किसी माध्यम से इसको लागू कर सकें। यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट मेरी नजर में जितना स्ट्रक्चरल है। उसके अलावा एक इश्यू जो आता है वो है बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का। जो भी हमारा सब जहाँ जहाँ है, जैसे हमारा एमडीडीए है, हमने अभी एज स्टेट होल स्टेट अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया नहीं, उड़ा हमने बनाया है, लेकिन वो अभी उतना फंक्शनल नहीं है, उसमें समय लगेगा और कई कारणों से उन ऐसी अथॉरिटीज का विरोध भी होता है। पर
हमको अपने पूरे स्टेट में इस तरह के रेगुलेशंस की और उसके मॉनिटरिंग की कि वाकई वो बन रहा है कि नहीं। और उसमें दोनों चीज़ें हैं, ऐसे कानून को बनाने से पहले जनता की भागीदारी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपका विरोध करते हैं, ऐसे कानून का विरोध करते हैं क्योंकि उसमें 10 जगह परमिशन लेना पड़ता है। तो कैसे उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें कि पब्लिक को उसमें कम से कम कठिनाई हो, जो कानून हमने बनाया है, जो प्रोसेस हम बना रहे हैं वो कठिनाई हो और वो खुद पार्टिसिपेट करे। ये वाला पार्ट जो है ऐसे कानूनी पार्ट में जरूरी है, तो वो उसको लागू करना और उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इसी का एक अगला पार्ट आता है रेट्रोफिटिंग का, कि कोई खास बिल्डिंग जो है जहाँ 200-400 बच्चे हमने जिस स्कूल में बिठाए हैं उसकी उम्र दराज हो गई है, स्कूल पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो और पुराना हॉस्पिटल है, जो लाइफ लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारा पुलिस थाना है, जहाँ पर भी 10, 20, 50 लोगों का ऐसा लोग रोज बैठते हैं, वो उसको रेट्रोफिट किया जाए। जहाँ पर आने जाने की संभावना, लोग ज़्यादा आते हैं, सर्विसेज लेने आते हैं, कलेक्ट्रेट है, तहसील है, तो जहाँ पर भी इस तरह के वो हैं वहाँ पर उनको रेट्रोफिट करने की भी ज़रूरत है। और वो भी सब विभागों को अपने बजट प्लान में इसे रखने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि वो रेट्रोफिटिंग के पार्ट को भी अपने बजट प्लान में रखें। एक जो बड़ा एरिया है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है, लोगों की जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, ये वर्कशॉप भी इसके लिए आयोजित है। तो वो हर लेवल पे जरूरी है और उसमें सभी लोगों का बहुत सारा रोल है। हमारे जो प्रोफेसर साहब ने जैसा प्रेजेंटेशन दिया वो ये बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर है। तो इसी तरह के टेम्पलेट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत है जो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये बात समझ में आ जाए जो हमने अभी देखी। तो उस तरह के स्टैंडर्ड टैबलेट्स हों, अच्छे टैबलेट हों, समझ में आने वाले हों, इंटरेस्टिंग हों, वो नई तरह से एक स्काई कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत जरूरी है, जो जिससे वो फिर बाकी चीज़ों को अपने आप लेगा, बिल्डिंग बायलर्स को भी लेगा, फिर करेगा, खुद ही करेगा। आप पर कानून भी नहीं होगा तो वो शायद खुद करे। और कुछ उस तरह के प्रमोशन करना, जैसे हम कुछ अनावश्यक बना देते हैं। पहाड़ों में आप जाएंगे तो 10 घर मकान है, कमरे वाला 10 घर बोलते हैं, 10 घर मकान है, 12 घर मकान है, रहने वाला एक है। तो वो चीज़ कि हम अपने जरूरत से ज़्यादा तो पहाड़ों में बनाने लायक नहीं है, अपनी जरूरत से ज़्यादा नहीं है। अपना 2 आदमियों के लिए 10 घर मकान ठीक नहीं है पहाड़ में। तो वो उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्योंकि एक तो उस एसेट में वो बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं कि वो सुंदर दिखने के लिए। दूसरा, जो ट्रेडिशनल हमारा आर्किटेक्चर था, कोटी बनाल का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, जो आप शायद जानते होंगे। कोटी बनाल आर्किटेक्चर जो हमारे यहाँ है, वो हमारे यहाँ का ताजमहल है। और ताजमहल तो बहुत नया है, वो हजार साल पुराना घर है और 4-4, 5-5 बिल्डिंग माले का घर है और अभी तक खड़े हैं। और वो अपना मड वुड टेक्नोलॉजी का घर है। तो उस तरह का जो घर है जो अपने मिनिमम जरूरत के हिसाब से हो और पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से हो, तो वो उसको शायद हम प्रमोट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं इस रेफरेंस में एक बात और कहना चाहूँगा, जो नई एटलस आई है BMPTC की, जो बिल्डिंग मटेरियल वाला काउंसिल है, उन्होंने उसमें एक बात कही है कि जो हमारा मड वाला टेक्नोलॉजी घर बनाने का है, वो उसके कारण हमारा डैमेज ज़्यादा होगा। तो ये भी हमें एज स्टेट सोचने की जरूरत है कि उसको कैसे प्रूव किया जाए कि हमारा टेक्नोलॉजी से भी सेफ घर बन सकता है, जिससे कि हम रीजनल मटेरियल से अपने वातावरण के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना घर बना सकें। इसके अलावा जो हम छोटे लोगों को छोटे स्कीम में घर दे रहे हैं, इंदिरा आवास योजना का मैं जिक्र करूंगा या दीनदयाल उपाध्याय योजना का यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा, जिनको हम 1 रूम 1 टॉयलेट वाला 1 किचन वाला घर दे रहे हैं, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे हो। अभी तक हमने शायद इसके लिए सोचा नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनको स्टेट दे रही है। कल वो उस घर में दबते हैं तो वो भी मॉरली स्टेट का मसला है कि भाई वो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो छोटे पैसे में कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बने या यूनिट बने, उस पर बहुत जरूरी है काम करने की जरूरत है। जो हमारी CBRI में या IIT में शेक बिल्डिंग टेस्ट होता है, उस सबको करा के हम कैसे उसको प्रूव करें कि हाँ ये मिट्टी पत्थर वाला जो अपना बीड़ा बोलते हैं, पतले पत्थर को, बीड़े से जो बिल्डिंग बनती है और मिट्टी से जो बिल्डिंग बनती है वो सेफ बिल्डिंग है। और मेरे अंदाज से वो सेफ बिल्डिंग है, क्योंकि मैं अपने घर को देखता हूँ, जो पुराना घर है उसको 100 साल हो गए हैं, तो वो सेफ बिल्डिंग है मेरी नज़र में। लेकिन हम उसको साइंटिफिक कैसे प्रूव करें, इस एटलस में कैसे एंटर होगा कि हमारा घर ठीक है, हमारा टेक्नोलॉजी ठीक है, उसी से हमारे मिस्त्री को भी काम मिलेगा और हमारे अपने मिट्टी और अपने पत्थर से हमारा घर बनेगा।
जो बहुत सुंदर भी होगा, टूरिज्म के लिहाज से भी, एथिकली भी और हर तरह से। तो इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है, इसमें हम आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक जो अगला इशू जो है वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थक्वेक के फील्ड में हो या डिजास्टर के और जो लैंडस्लाइड है और सारे फील्ड हैं, बहुत सारा काम हम अलग अलग कर रहे हैं। वाडिया भी हमारे पास है, यहाँ रुड़की IIT है, CBRI है, मैंने उत्तराखंड में कई सारे, इंडिया में और बहुत सारे हैं। मैं नाम गिनाते हैं, DST की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI है, एक विभाग है उसके अंदर 20 ऑर्गेनाइजेशन है और सब अपना अपना अलग अलग काम करते रहते हैं। तो इन कामों को भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, दोनों स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। ये शायद मैं कहूँगा नीड ऑफ द आवर है। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा साइंटिफिक काम हो रहा है, बहुत सारा नॉन साइंटिफिक काम हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो रहा है। अगर इसको पुल इन किया जाए इस सारी नॉलेज को, तो बहुत सारी सॉल्यूशन, बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन शायद इसी से निकल जाए कि हम सब बातों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। तो मैं समझता हूँ इस वर्कशॉप का एक ये भी रिकमेंडेशन और ये भी जानकारी बढ़नी चाहिए कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हो रहा है और उसको कैसे पूरे करें उस नॉलेज को। तो ये हमारे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही जरूरी है। अब हम अपना डेटा, अपना रिसर्च लेकिन बैठने का टाइम नहीं है शायद साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए नॉलेज शेयरिंग का टाइम है और उसको करने की जरूरत है। और लास्ट में मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में MCDRR का जो हमारा एशिया रीजन है, उसके लिए DRR का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो उसका भी एक बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन है दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से कि आगे हमको डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रिस्पॉन्स के बजाय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ जाना है। हम कैसे कम से कम करें अपने नुकसान को, तो उसके लिए विभागीय तौर पर अलग अलग विभागों को अलग अलग काम करने की जरूरत है। PWD को यह हर टाइम सोचने की जरूरत है कि मेरी सड़क हर साल ना टूटे, इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि जनता का बहुत सारा रुपया उसी में लग रहा है, मेंटेनेंस और उसमें और हर साल टूटने में और एक साल जाने में। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 700 करोड़ का केवल रिलीफ बांटा है 2013 के आपदा में, 700 करोड़। तो अगर उसमें से हम 5-10% मिटिगेशन में लगाते तो शायद उतने लॉसेज नहीं होते जितना कि 700 करोड़ हमको एक ही डिजास्टर में देना पड़ा। वो केवल रिलीफ बोल रहा हूँ मैं, रिकंस्ट्रक्शन अलग है। वो रिकंस्ट्रक्शन फिर 8,000 करोड़ के आसपास उसका अमाउंट या उससे ज़्यादा 10,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो हमने कर रहे हैं। और वो हम रिपेयर कर रहे हैं केवल अपना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट का तो हम केवल उनको घर दे रहे हैं जो 2,500 लोग जिनका घर पूरी तरह टूट गया, रिपेयर वाला नहीं दिया, वो नहीं दिया, उनको हमने खाली रिलीफ दिया है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट डिजास्टर आने के बाद हम जो कर रहे हैं, उसके पहले का पार्ट जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का पार्ट है, डिजास्टर को न्यूनीकरण का जो हिस्सा है, उस पर भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक एरिया ऐसा है जिसमें काम करने से हम आगे एक तो सेफ होंगे, जागरूक होंगे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो हम पैसा लगा रहे हैं ये आने वाले टाइम में, वो सेफ रहेगा और उत्तराखंड सेफ रहेगा। नहीं तो लोग ये सोचने लगे कि अब ये डिजास्टर एरिया है, यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ से भागना ठीक। तो पहले हम अपॉर्चुनिटी के लिए भागे, अब अपॉर्चुनिटी यहाँ आएगी तो हम डिजास्टर के लिए भागेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिजास्टर सेफ उत्तराखंड की हमें कोशिश करनी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि इसके लिए आप प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।